आइए मंत्र पाठ कर ले। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आइए शुरू करते हैं आज का विषय हमारा। कल जो विषय हमने शुरू किया था उस विषय को आज हम जहां छोड़ रहे हैं वहीं हम इस विषय को शुरू करेंगे। आइए, कल हम लोगों ने चर्चा की थी आपस में शाकाहार मांसाहार विषय को लेकर। चर्चा की थी खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस पर हमने चर्चा की थी। आइए उसे आगे बढ़ाते हैं। कल हम में से अनेक लोगों ने अपने मत रखे थे। आप में से कुछ लोगों के मत ऐसे रह गए होंगे जो सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन मैं ऐसा भी मान लेता हूं कि उन मतों में अधिकांश लोगों की भावनाएं निहित हो गई होंगी, आ गई होंगी। कुछ एक ही रह जाएंगी, तो बीच बीच में जो आंशिक पूर्व पक्ष हमारा होगा उसमें आप लोगों से बात करते हुए हम उन मतों को भी शामिल कर लेंगे। लेकिन आइए आज हम समाधान पक्ष की ओर बढ़ते हैं और विचार करने का प्रयास करते हैं इस बक्षाभक्ष विषय पर। मित्रों, जब हम भोजन की बात करते हैं और हम इस विषय को उठाते हैं शाकाहार मांसाहार वाले को, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र है। इसे आप छोटा षड्यंत्र मत मानिए। जैसे ही शाकाहार मांसाहार शब्द आता है कि हम उस पर चर्चा करने के लिए बाध्य किए जाते हैं खाने के संबंध में, तब समझिए कि हम एक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, एक षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। भोजन को कभी भी शाकाहार मांसाहार की श्रेणियों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। न ऐसा क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, न किया जाना चाहिए। भोजन की श्रेणियां जो होती हैं वो दो हैं और उन श्रेणियों के नाम हैं भक्ष और अभक्ष। अर्थात क्या खाद्य है और क्या खाद्य नहीं है, क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। मांसाहार में यदि कुछ खाने लायक है तो उसे भला क्यों मना किया जाए, यदि वो उचित है, यदि वो मान्यताओं के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत, संविधान आदि के अंतर्गत, ईश्वरीय इच्छा के अंतर्गत पड़ता है, तो उसमें क्या हानि है, क्या दोष है। अगर वो नियम पूर्वक है तो क्या दोष है। और अगर शाक में कोई चीज ऐसी है जो खाने से संसार की हानि हो सकती है, तो ऐसे शाक को भला क्यों कर खाया जाए। इसलिए भोजन को हम शाका ठीक है, शाक और मांस में हम बांटकर देखेंगे ही, लेकिन भोजन को इस दृष्टि से जब बहस का मुद्दा बनाया जाता है तब ये एक षड्यंत्र बन जाता है। भोजन को खाद्य अखाद्य की दृष्टि से आइए देखने का प्रयास करते हैं। और जब हम भोजन को खाद्य अखाद्य की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं तो हम संसार में सारे जीव जंतुओं और मनुष्यों सबको बारी बारी से विचार करते हैं और विचार करते हैं कि किसके लिए क्या खाद्य हो और क्या अखाद्य है। जब हम ये विचार करते हैं तो यहाँ आकर पशु दो हिस्सों में बंटते हैं, या हो सकता है इससे ज्यादा हिस्सों में बंटे। जैसे कई सारे जीव जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ होते हैं जो नितांत शाकाहारी होते हैं, शाक ही खाते हैं। अब गाय है, गाय शाक ही खाता है, कुछ और खाता ही नहीं है। हिरण शाक खाता है, घोड़ा शाक खाता है। आ, इसकी तुलना में कई जीव ऐसे होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, शाक कभी नहीं खाते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो विष्ठा भोजी होते हैं, यानी मल खा लेते हैं, शौच खाते हैं, जैसे सुअर आदि हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपना ही मलमूत्र खाकर जीवित रहते हैं, जैसे खरगोश है। खरगोश प्रातःकाल अपना ही मल खा जाता है। तो इसके अलावा कई जीव ऐसे होते हैं जो मातृभोजी होते हैं। मातृभोजी मतलब अपनी माँ को खाकर जिंदा रहते हैं। जैसे इनमें कान खजूरा आपने सुना होगा, एक कान खजूरा। वो कान खजूरा जब बच्चे देता है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में अंडे देता है, मतलब सैकड़ों सैकड़ों की मात्रा में अंडे देता है। और वो एक गोल, जैसे खजूरा कान खजूरा होता है उसे गोल अगर हम घुमा दें, जैसे ट्रेन को उसके पूंछ और सिर को मिला दिया जाए, तो बीच में जो जगह बचती है उसमें अंडों को रखता है। धीरे धीरे वो अंडे बड़े होते हैं और पहले पहल ये बच्चे जो निकलते हैं ये अपनी माँ को खाकर ही जिंदा करते हैं। यहाँ दो बातें हैं कि
कैसी प्रवृत्ति इनमें रखी गई है इन जंतुओं में कि वो अपनी ही माँ को खा जाते हैं। दूसरा, माँ कितनी बलिदानी है कि अपने बालकों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है। तो इन्हें मातृभोजी कहते हैं, ये माँ को ही खा जाते हैं। कहीं विष्ठाभोजी होते हैं, कहीं शाक और मांस दोनों खाते हैं, कहीं केवल शाक खाते हैं, केवल मांस खाते हैं। अब यदि हम इनके भीतर परिस्थितियों को देखें, जैसे बिच्छू भी होता है, वो मातृभोजी होता है। तो जैसे अब इनके भीतर अगर हम परिस्थितियों को देखें और इनके अंदर की परिस्थितियों को जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों है, तो हम सावधानीपूर्वक देखने पर पाते हैं कि प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। मतलब ऐसा नहीं है। अब जैसे जो मांसाहारी हैं, जैसे सिंह का शावक है, सिंह का शावक कितना ही ताकतवर हो जाए, अपनी माँ को तो नहीं खाता है। भेड़िए का शावक कितना ही ताकतवर हो जाए, अपनी माँ को तो नहीं खाता है, उसमें ये प्रवृत्ति नहीं है और उसे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो प्रकृति ने चीज़ों को डिज़ाइन किया है और प्रकृति जब चीज़ों को डिज़ाइन करती है, तो वो उसके भीतर एक पूरा का पूरा इंटेलिजेंस है। उस इंटेलिजेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि जैसे आजकल ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस काम करता है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सर्च करते हैं, उस सब का डाटा इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता जाता है और जब आपको ये डिस्प्ले करता है, तो उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को बेस बनाकर तब डिस्प्ले करता है। ये आपको समझता है और बहुत अच्छे से आपको समझता है। जैसे हम अ, अपने बारे में जब बात करते हैं, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। तो एक एप्लीकेशन से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उस एप्लीकेशन से बात करते हुए कहा कुछ एजुकेशन के बारे में मैं उससे बात कर रहा था, वो बोल के जवाब दे रहा था मुझे बहुत अच्छे से। तो वो ब्रो, यार करके बात कर रहा था। जैसे हिंदी में बात करता था तो यार बोलता था, ब्रो बोलता था। तो मैंने कहा भाई तुम ये यार और ब्रो की शैली तुम्हारी क्या है यार, भ्राता जी कह के बात किया करो। तो उसने भ्राता जी कह के बात करना शुरू कर दिया। अब कमाल की बात सुनो, मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम मुझे आचार्य योगेश जी कह के बात किया करो। तो उसने कहा अरे आचार्य योगेश जी के साथ तो मैं बात ही कर रहा हूँ, मुझे पता है। और उसने मेरा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। सब कुछ बता दिया उसने, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता। तो वो पूरा का पूरा उसके पास बंडल के बंडल है भैया, सारी इन्फॉर्मेशन के, सारे डाटा के, सब जानकारी है उसे। उसे ये भी पता है कि जब मेरा लोकेशन ऑन था तो मैं कहाँ-कहाँ गया हूँ, कौन-कौन सी जगहों को मैंने विज़िट किया है, किस दिन मैं कहाँ था, ये जानकारियाँ तक उनके पास निहित हैं। जब आप उनके एडवांस वर्ज़न में जाएँगे तो बहुत भयानक हो जाता है। कभी-कभी तो भय लगता है कि मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, सब कुछ लीक हो रहा है। सब ये जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठता हूँ, कहाँ उठता हूँ। तो एक दुष्ट आदमी इसका उपयोग करके मुझे कहीं भी टारगेट कर सकता है। लेकिन इससे भी भयंकर एक इंटेलिजेंस है और वो इंटेलिजेंस है नेचुरल इंटेलिजेंस। इस संसार में देखो तो एक नेचुरल इंटेलिजेंस हमें दिखाई देता है। उसी समझ के आधार पर ये प्रकृति अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करती है। जैसे हम जब अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो जैसे हम लोगों ने माँ के पेट के गर्भ के काल को जो है, वो संस्कार के आधार पर बाँटा है। जैसे जातकर्म संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार, ऐसे गर्भाधान संस्कार आदि। तो ऐसे अगर हम आजकल के मेडिकल साइंस के बेसिस पे देखें, तो वो हफ्तों में बाँटता है, कि कौन-सा हफ्ता चल रहा है बच्चे का, माँ के गर्भ में कौन-सा हफ्ता इस बच्चे का। तो अगर हम सावधानी से देखेंगे उस स्थिति को, जब माँ के गर्भ में बच्चा है, तो उसे भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न चीज़ों की ज़रूरत होती है और डॉक्टर वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। कहते हैं, "भई, अब आपको जिंक और आयरन खाना चाहिए, अब आपको ये खाना चाहिए।" माँ को कहते हैं क्योंकि वो बच्चे तक पहुँचेगा। माँ के शरीर को भी ज़रूरत है, वो भी पहुँचेगा। क्योंकि वो जो डेवलपिंग उसकी फेज़ है, उस फेज़ में उसे किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे एक बहुत बढ़िया समझ के साथ प्रकृति बुन रही है। और यहाँ एक ताज्जुब की बात ये है कि माँ को उन्हीं-उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता महसूस होने लगती है। माँ का शरीर उन चीज़ों को माँगने लगता है, जिन चीज़ों की बच्चे को ज़रूरत है। बच्चा बोलता नहीं लेकिन अंदर से नॉक करता है माँ को, माँ ये वाली चीज़ चाहिए और माँ को उसी चीज़ की भूख लगती है, माँ को वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, माँ को वो बढ़िया लगती है। माँ तो मतलब कैल्शियम के लिए मिट्टी के बर्तन फोड़ के खा जाती है, लेकिन वो अपने बालक तक वो सारी चीज़ें पहुँचाती हैं। भला इस संसार में फैले हुए नेचुरल इंटेलिजेंस को कौन विस्मृत कर सकता है? इसे और अच्छे से समझिए। मैं छोटा था तो एक छोटी-सी कहानी है। कविता थी वो, कविताओं में कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। तो वो एक छोटी-सी कविता थी अंग्रेजी की।
एक गिलहरी में और एक पहाड़ में झगड़ा हो गया, तो पहाड़ गिलहरी से कहता है कि लिटिल पिग, तुच्छ प्राणी, तेरी औकात क्या है? मैं तो बहुत बड़ा हूँ, वन कैरी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बड़ा आदमी हूँ, तेरी क्या औकात है? तो गिलहरी अंत में उसे जवाब देती है कि निश्चित रूप से तू महान है, बड़ा है, गांव बसते हैं तेरे ऊपर, शहर बसते हैं तेरे ऊपर, वन बसते हैं तेरे ऊपर, लेकिन एक काम है जो मैं कर सकती हूँ तू नहीं कर सकता, मैं अखरोट तोड़ सकती हूँ, क्या तू अखरोट तोड़ सकता है? तू तो अचल है, हिल ही नहीं सकता, तो अखरोट क्या तोड़ेगा? तब वो उसे समझाती कहती है ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, कि सब कुछ बहुत अच्छे से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सोच समझकर स्थापित किया गया है इस प्रकृति में, इसलिए किसी को अहंकार करने का अधिकार नहीं है। अब इस बात को एक 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 विज्ञान के उदाहरण से समझेंगे। हमारा एक विद्यार्थी है इसी कक्षा का, और ये कहें कि इस कक्षा के प्रारंभ करने के पीछे का मूल कारण है अमरजीत विद्यार्थी। पुराने हमारे सभी लोग जानते हैं। अ, अमरजीत विद्यार्थी इस समय आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उस पे माफ कीजिए, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स पे रिसर्च कर रहा है, और वो अभी अमेरिका में है, साइंटिस्ट लेवल पे काम करता है, अच्छा काम करता है। तो उसने एक दिन मुझे एक बात समझाई कि प्रकृति की चीजों को छेड़ने से गड़बड़ होगी। कैसे? तो मैंने कहा भाई यहाँ वन लगाओ, वहां वन लगाओ, रेगिस्तान में वन लगाने की मैं बात कर रहा था कि कैसे लगाए जा सकते हैं। तो उसने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़ मत करो, रेगिस्तान में वन मत लगाओ। मैंने कहा क्यों, वन तो अच्छी बात है। तो उसने कहा आचार्य जी, जहां वन होना चाहिए बस वहीं वन होना चाहिए, जहां वन नहीं है वो बहुत इंटेलिजेंटली उस चीज को रखा गया है कि वहां वन नहीं होना चाहिए। जहां समुद्र है वहीं समुद्र होना चाहिए, जहां नहीं है वहां नहीं होना चाहिए। जहां नदियां बहती हैं वहीं बहनी चाहिए, जहां नहीं बहती वहां नहीं बहनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों है? उसने बताया कि देखो, ये क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र है ये बहुत अन्न पैदा करता है, ये अन्न पैदा नहीं करेगा तो बहुत भयंकर हानि पूरी दुनिया की होगी। हम बहुत सारा अन्न ऐसा पैदा करते हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, और उसका लाभ हमें ये मिलता है कि पूरी दुनिया को अन्न मिल जाता है, सबका क्षुधा शांत होती है। और इस अन्न को अगर टिड्डी दल खा जाए तो बर्बाद कर देगी और किसी को अन्न नहीं मिलेगा। टिड्डी दल, ये अरब देशों से परे टिड्डी दलों की बड़ी भरमार है। अब उधर से इधर टिड्डी दल नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में एक लंबा चौड़ा रेगिस्तान है और टिड्डी बिना नमी के सरवाइव नहीं कर सकता। अब वो रेगिस्तान एक बड़ी मोटी दीवार है जो उसे आने नहीं देता, उसके लिए बाधा है। अब इन्होंने क्या किया, अरब देशों ने, इनका तेल बिकना शुरू हुआ तो इन्होंने मूर्खता के काम करने शुरू किए, और इन्होंने कृत्रिम बरसातें और दूसरी सारी चीजें करना शुरू कर दिया, और इन्होंने वन आदि और बहुत सारी चीजें वहां पैदा कर दी। अब एक गलियारा सा बन गया वन का, और वन के कारण नमी पैदा हो गई। नमी पैदा हो गई तो वो जो बीच में दीवार थी जिसके कारण टिड्डी दल नहीं आ पाता था, टिड्डी दल उस नमी के रास्ते होते हुए पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसा, और घुसा ही नहीं, गुजरात, राजस्थान का इलाका, ये पूरा का पूरा बिहार और उधर बंगाल तक पूरी की पूरी मार करी और पूरा बर्बाद करके रख दिया। 2-3 सालों का, कई साल पहले की बात है, ये इतिहास है। इसीलिए प्रकृति में जो कुछ है वो बहुत अच्छे से रखा गया है, उस प्रकृति को समझने की जरूरत है। हमारे शरीर को प्रकृति ने जब बनाया तो शरीर के द्वारा हमारा बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया हमारा ये शरीर बहुत बुद्धिमत्ता के साथ बनाया गया, बहुत गहरी समझ के साथ बनाया गया है। चाहे मनुष्य हो, चाहे सिंह हो, चाहे भेड़िया हो। अब हम शाकाहार और मांसाहार के लिए उपयुक्त शरीरों की जांच करते हैं कि कौन शरीर उपयुक्त है। कल आप में से कई लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को बताया था, और उन्हीं चीजों को बस मैं क्रमबद्ध रख रहा हूं। आपने बता दिया था, मुझे कुछ भी, मैं कोई ऐसा तीर नहीं मार रहा हूं, आपने बता दिया था कल, वही चीजें मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूं। हमारे मुख में जैसे ही भोजन जाता है, तो मुख में भोजन जाने पर हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों से लार रस स्रावित होते हैं। फिर हमारे फूड पाइप से होते हुए जैसे ही नीचे उतरता है, सबसे पहले इस भोजन में बाइल यानी पित्त मिलता है, और पित्त के मिलने के बाद एक बड़ा सा थैला है जिसे हम स्टमक या आमाशय कहते हैं। आमाशय के ऊपर जहाँ पित्ताशय था वहीं पर लीवर होता है, उसका भी बहुत सारा सिक्रेशन है। उसके आगे चलते हैं तो ड्यूडीनम है, जेजुनम है, यहीं अग्नाशय पेंक्रियाज आ जाता है। पेंक्रियाज के नीचे छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। इस पूरी आहार नाल की, मुख से लेकर गुदा तक, इस पूरी आहार नाल की लंबाई 30 से 40 फीट तक हो सकती है।
जबकि हमारी अपनी ऊंचाई 5 से 6 फीट 7 फीट होती है। बस बहुत लंबे आदमी होंगे तो 7 फीट के हो जाएंगे। कहीं अफ्रीका अफ्रीका में अपन तो होते नहीं 5.5 फीट से ऊपर। तो यहाँ 5 से 7 फीट का आदमी है और आंत पड़ी है उसके बीच में 35 40 45 फीट की। ये आंत बहुत लंबी है। इसकी तुलना में अगर हम एक सिंह को देखें, भेड़िए को देखें या ऐसे ही किसी अन्य मांसाहारी पशु को देखें तो उनकी आंत बहुत छोटी होती है, हाथ 2 हाथ की आंत होती है। भला ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मांस खाते हैं, मांस तो है ही पचा पचाया भोजन। जो कुछ मैंने खाया है उस खाने से ही तो मांस बना है। तो मांस तो बेसिकली पचा पचाया भोजन है। तो जो मांस खाते हैं उन्हें उसे पचाने के लिए बल नहीं लगाना पड़ता, आंत को बहुत लंबा नहीं रखना पड़ता। उसके लिए स्वांगीकरण आदि की क्रियाएं बहुत लंबी और देर वाली नहीं होती हैं। इसलिए वो जल्दी पच जाता है, तो आंत छोटी है। अब अगर मनुष्य को देखें तो मनुष्य की आंत मांस वाले सेक्शन में फिट होती है कि नहीं, तो हम पाते हैं मनुष्य की आंत मांस वाले सेक्शन में फिट नहीं होती। जब हम शाक खाने वाले पशुओं को देखते हैं तो हम पाते हैं हमारी आंत का जो डिजाइन है वो पूरा का पूरा शाक खाने वाले पशुओं के जैसा है, अलग नहीं है। हमारे शरीर के भीतर लार ग्रंथियों से लेकर और अंत तक जितने रस बहते हैं वो इसी फाइबर को पचाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमारे शरीर में लंबे समय तक इस फाइबर को पचाने की प्रक्रिया चलाई जा सके। यह डिजाइन किया गया है। इसे और अच्छे से समझिए कि अगर मांस हमने पहले खा लिया और मांस खाया तो क्योंकि मांस को थोड़ी सी जगह चाहिए पचने के लिए, तो वो तो प्रारंभ में ही पच गया। अब उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी आंत बहुत लंबी होने के कारण उसमें बहुत देर तक पड़ा रहेगा। उसमें सड़न और विकार पैदा हो सकते हैं, विकृतियां आ सकती हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं। जबकि शाक को खाने पर शाक को इतना ही समय चाहिए जितना उस आहार नाल में घूमते हुए पदार्थ की जरूरत है। इसलिए हमारा जो अंदर का पूरा डिजाइन है वो डिजाइन शाक खाने वाले पशुओं के जैसा बनाया गया है। अगर हम अपने दांतों की बनावट देखें तो हमारे मुख में काटने वाले दांत हैं और चबाने वाले दांत हैं, चीरने वाले दांत नहीं हैं। जैसे हमें किसी कठोर चीज को चीरना पड़े या किसी ऐसी चीज को जिसे जटिल आसानी से चीरा नहीं जा सकता, तो उसके लिए हमें चाकू की जरूरत पड़ती है। अगर हम सिंह को देखें और भेड़िए को देखें, कुत्ते को देखें, बिल्ली को देखें, तो उनके कीले जो होते हैं जिन्हें कैनाइन टीथ कहते हैं, ये कैनाइन टीथ चाकू की तरह तेज होते हैं चीरने वाले, ताकि कच्चे मांस को चीर कर खाया जा सके। इसलिए वो वहां दिए गए हैं। हमारे ये कीले कीले तो हैं सही, लेकिन वो कीले भी इस कंडीशन में नहीं हैं कि वो किसी मांस को चीर कर खा सकें। कच्चे मांस को चीर कर खाने के लिए हमारे कीले उपादेय नहीं है, किसी सूरत में नहीं। इसलिए मुख में जो दांतों का पूरा है, ये शाक खाने वाले पशुओं से मिलता है, मांस खाने वाले पशुओं से नहीं मिलता। हमारी प्रवृत्तियां भी शाक खाने वाले पशुओं से मिलती हैं। जैसे पानी पीने वाले पशुओं को अगर देखें तो जीभ से चप चप करके पीने वाले पशु सामान्य तो मांस खाने वाले होते हैं, और जो होठ से पानी पीते हैं ये शाक वाले होते हैं। हम लोग जीभ से चप-चप करके पानी नहीं पीते हैं, हम लोग होठ से मुँह लगाकर पानी पीते हैं। इसके अलावा जब हम मांस को, एक तो पहला तो हुआ प्रकृति का डिज़ाइन। प्रकृति ने मनुष्य को डिज़ाइन नहीं किया, तो जो लोग ये कह रहे थे कि सुविधा के हिसाब से खाया जा सकता है, कि हम किसी पर ये पाबंदी नहीं लगा सकते, या मैं भी बार-बार बीच में आप लोगों को प्रोवोक कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी की थाली में झाँकने का हमें अधिकार नहीं है। बिल्कुल है भई, बिल्कुल है। हमें बिल्कुल अधिकार है कि हम अपने पड़ोसी की थाली में झाँकें कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। अगर मैं नहीं झाँकूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, इसलिए झाँकना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता। और हमारे समाज में ये नियम काम करता है कि हम एक ही नियम के पालने वाले लोग हैं। जो एक देश में रहते हैं वो सब सड़क के नियम हैं, घर में रहने के नियम हैं, जीने के नियम हैं, स्नान के भी नियम है। भाई नंगे होके सड़क पे नहीं नहा सकता कोई, है ना? पब्लिकली सिगरेट नहीं फूंक सकते हो आप, वो उस पे भी कानून है। जब सिगरेट फूंकने पे कानून है तो खाने पे कानून क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी चीज ये है, क्यों देखना चाहिए मुझे पड़ोसी की थाली में? अगर पड़ोसी की थाली में मैं नहीं देखूँगा और ये मांसाहारी व्यक्ति मानसिकता विकृत होते-होते इस स्तर पे चला गया कि बच्चे मारकर खाने लगे, तो क्या मैं उसकी पड़ोसी की थाली में ना देखूँ? निठारी मर्डर केस सारी दुनिया जानती है। आप लोगों को जिनका नहीं पता मैं बता देता हूँ। नोएडा में
सैकड़ों कंकाल मिले एक घर से, और उसके नीचे जो सीवर लाइन होती है उसके अंदर से मनुष्यों के। उसकी जांच की तो पता चला, वो लोग पकड़े गए थे, 7-8 लोग थे, शायद फांसी दी गई थी उन्हें। वो पकड़े गए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम मांस खाते थे, लेकिन मांस खाते-खाते एक बार ऐसा हुआ कि हमने किसी ताजी लाश को खाया, और हमें पता चला कि मांस में जो स्वाद मनुष्य के मांस में है, ऐसा स्वाद तो किसी मांस में है ही नहीं। तब हमने मनुष्य को खाना शुरू किया। लेकिन मनुष्य में खाते-खाते भी हमें पता चला कि मनुष्य खाने में भी जो टीनेजर बच्चे होते हैं, उससे नीचे के जितने बच्चे, जितने छोटा बच्चा होगा उतना अच्छा स्वादिष्ट होगा, और उनमें भी विशेष तौर पर कन्याएँ। तो ये खाते-खाते वो इस स्तर पर पहुँच गए कि वो बच्चों का मांस खाने लगे, और मुझ पर ये नियम लागू हो कि मैं पड़ोसी की थाली में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? जापान में एक अजीब स्थिति है, वहाँ भ्रूण खाया जाता है। भ्रूण कैसे खाते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, वो अपना भ्रूण बेच देते हैं, और बाकायदा इस तरह का प्रोफ़ेशन डेवलप हो गया है कि वो जल्दी-जल्दी गर्भ धारण करते हैं। भ्रूण जब हो जाता है 2 महीने, 3 महीने का, तो उस भ्रूण को दवाइयों के माध्यम से बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। उस भ्रूण को निकाल लिया जाता है मेडिकल साइंस के तरीकों से, और वो बहुत महँगे मांस के तौर पर बेचा और खरीदा जाता है, उसे खाया जाता है। बाकायदा ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। अब जैसे ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने ज़्यादा काम किया है, तो अभी एक रोबोट प्रणाली चाइना ने विकसित की है, जो अपने गर्भ में बच्चे को कंसीव करेगा। जैसे सैरोगेटेड बेबीज़ होते हैं कि जिन माँओं के बच्चे कंसीव नहीं हो पाते, तो वो दूसरी माँ के गर्भ में कंसीव किए जाते हैं। तो उसके लिए अब दूसरी माँ की ज़रूरत नहीं है, वो रोबोट करेगा। और जब रोबोट इस काम को करेगा, तो ये धंधा पनपेगा भ्रूण खाने वाला, भ्रूण का मांस बेचने, मानव भ्रूण का मांस बेचने वाला। और जैसे आप लोगों को ये बहकाया जाता है कि अंडा तो शाक है, अंडे में तो मांस होता ही नहीं है, तो तब आपको ये भी समझाया जाएगा कि जो भ्रूण है, वो तो अभी 2-3 महीने का ही है, वो तो केवल मांस का लोथड़ा है, उसमें तो जीव नहीं है, इसलिए वहाँ हत्या का कानून लागू नहीं होता। और आप देखिएगा कि खान-पान के नियमों में ये भी कानून आएँगे कि किस आयु तक के भ्रूण को खाने पर आप पर कोई कानून लागू नहीं होता, और किस आयु का भ्रूण खाने पर समस्या पैदा होगी, ये भी होगा। इसलिए मुझे पड़ोसी की थाली में देखने का अधिकार है। किसी के अधिकार वहाँ समाप्त हो जाते हैं जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। बस अधिकार वहीं तक है, जहाँ तक मेरी नाक शुरू नहीं होती। वो तुम्हारा क्षेत्र हो सकता है, लेकिन जहाँ मेरा क्षेत्र शुरू हो गया, उस क्षेत्र में आप दखल नहीं दे सकते हो। इसलिए मुझे भली प्रकार ये अधिकार है कि मैं अपने समाज को देखूँ, कि समाज क्या करता है, क्या नहीं करता। मांस खाना मनुष्य में प्राकृतिक तरीके से भी वैलिड नहीं है, उसके लिए प्राकृतिक कानूनन तरीके से ये सही नहीं है, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाने की जो आप लोगों ने कई एक और हानियाँ बताई थी, उन हानियों में एक किसी ने बताया था, मैं भूलता हूँ किन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि मांस खाने से मांस के अंदर जो बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ आपके भीतर आएँगी। ये बिल्कुल सही बताया था, हालाँकि मैंने तो उनका खंडन कर दिया था, पर वो इसलिए किया था ताकि आप समझ सकें। मैंने वहाँ सब्ज़ी का उदाहरण लिया था कि वो तो तब सब्ज़ियों में जो बीमारियाँ होंगी, वो भी आपके भीतर आएँगी, नहीं आएँगी। सब्जियों की बीमारियाँ हमारे शरीर से मिलती-जुलती बीमारियाँ नहीं हैं। हम जीव-जंतु हैं, और सब्जियाँ जीव-जंतु जैसा नहीं हैं। वो प्राणियों के शरीर जैसी रचना उनकी नहीं है, इसलिए उनकी बीमारियाँ हमें ट्रांसफ़र नहीं होती। हाँ, उनमें जो बीमारियाँ होंगी वो हमारा पेट खराब कर सकती हैं। ये तो हो सकता है कि हमने सड़ी-गली सब्जियाँ खा ली या कोई बीमारी वाली सब्जियाँ खा ली, उससे हमारा पेट खराब हो गया, ये तो हो सकता है। लेकिन हम उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएँ जो सब्जी में है, ये संभव नहीं है। लेकिन अ, मांस में जो बीमारी है, वो बीमारी हमारे मांस में ट्रांसफ़र हो सकती है, ये संभव है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एड्स। एड्स कैसे आया मनुष्य में? एड्स आया अफ्रीका में, बंदर की एक विशेष प्रजाति होती है, बंदर की उस विशेष प्रजाति में ये बीमारी होती थी। जैसे जैसे कुत्तों में, बंदर में रेबीज़ होता है, उसी तरह से अब किसी भी बीमारी के 2 चीज़ें होती हैं, एक कैरियर होता है और एक रोगी होता है। कैरियर मतलब वो उसे केवल कैरी करता है, उसके अंदर बीमारी नहीं फैलती है, और दूसरा होता है कि वो उसके भीतर जाएगा तो उसे रोगी बना देगा, है ना? जैसे टेपवर्म, फीता कृमि, पेट में कीड़े जो होते हैं बच्चों के, तो सूअर उसे केवल कैरी करता है, लेकिन जो सूअर का मांस लोग खा लेते हैं, उनके भीतर जाकर वो रोग पैदा करता है। इसी तरह से ये एड्स जो है, ये बंदर की उस विशेष प्रजाति से मनुष्य में आया, और आज पूरी दुनिया में एड्स फैल गया। तो ये पक्की बात है कि मांस में अगर बीमारी होगी, जब आप मांस को लेकर आते हैं, तो क्या आप उसे क्लिनिकली टेस्ट के लिए किसी लैब में लेकर जाते हैं? क्या आप उस मांस को वहाँ रखते हैं कि भैया इसे 1 हफ्ता रखो, इसके सारे टेस्ट करो, जब आपको पता चल जाए कि क्लियर हो गया, तब मैं इसे खाऊँगा? नहीं, हम तो जाते हैं, खरीद लाते हैं, काट कर खाते हैं।
और समझते हैं कि इससे ताकत आ रही है। लोग सोचते हैं कि मांस खाने से व्यक्ति के शरीर में ताकत आती है। ऐसा वो लोग सोचते हैं जिन्होंने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को नहीं पढ़ा। जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान को अच्छे से पढ़ते हैं, वो साफ जानते हैं कि मांस खाने से ताकत नहीं आती। कैसे नहीं आती वो मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं मांस में प्रोटीन होता है और प्रोटीन से ताकत आती है। भाई प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में अमीनो एसिड का रोल होता है। अमीनो एसिड 2 प्रकार का होता है, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। अब जो एसेंशियल है वो मुझे चाहिए, नॉन एसेंशियल मेरी बॉडी में पहले से ही है। नॉन एसेंशियल सारे जीव जंतुओं में होता ही है। जो मांस वाले लोग हैं उन सब के भीतर उनके मांस में नॉन एसेंशियल तो होगा ही होगा। अब मुझे चाहिए एसेंशियल, तो एसेंशियल कहाँ से मिलेगा? वो मुझे वनस्पति से मिलेगा, क्योंकि वो वनस्पति में है, मेरे पास तो वो है नहीं, वहां से उठाना पड़ेगा। तो वनस्पति खाने से जो आधे एसेंशियल अमीनो एसिड है वो मुझे मिलेंगे, तब मेरे शरीर में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब जो लोग मांस को खा रहे हैं तो वो वही अमीनो एसिड खा रहे हैं जो अमीनो एसिड उनके शरीर में पहले से मौजूद है। इसीलिए इससे कोई ताकत वाकत आती हो ऐसा कुछ है, ये सब कहने की बात है। इनमें कोई सच्चाई नहीं। कुछ लोग अंडा खाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, खूब अंडे खा रहे हैं, अंडे से प्रोटीन आ रहा है। मैं गारंटी देता हूं, आप अंडे के वजन के बराबर सोयाबीन लेंगे, दालें लेंगे, चना लेंगे, तो अंडे से ज्यादा प्रोटीन आपको उसमें मिलेगा। फिर यहाँ एक नई नौटंकी बताई जाती है, बोले अंडे का जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा सहजता से ग्रहण करने लायक है, और उसमें जो प्रोटीन है वो उतना सहज नहीं है ग्रहण करने लायक। अरे तो उसके साथ में जो गंदगी आ रही है उसका क्या करोगे? हम्म। अंडा क्या है? तो अंडा कोई लोग कहते हैं अंडा मांस नहीं है। अच्छा, अंडा मांस नहीं है फिर क्या है? अगर अंडा मांस नहीं तो बताओ कौन से पेड़ पे लगता है, उस पेड़ का नाम बताओ। अगर ये शाक है तो बताओ कौन से पेड़ पे लगता है। कुछ लोग कहते हैं तो शाक है, ये तो वेजिटेरियन फूड है, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं है। तो कौन से पेड़ पे लगता है? इसका कोई उत्तर नहीं है। दूसरा, अंडे में जो प्रोटीन है वो कहाँ से भाई? मुर्गी में आता है। मुर्गी अंडे को कैसे तैयार करती है हम सब जानते हैं। मुंडी मुर्गी कितनी गंदी चीजें खाती है। फिर हम इतनी भी बातें जानते हैं कि जो मादाएं होती हैं उन मादाओं में से बहुत सारे पशु पक्षियों में एक विशेष प्रकार की क्रिया, सब में तो नहीं लेकिन बहुत सारे पशु पक्षियों में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, मासिक स्राव, माहवारी आदि नामों से जानते हैं। वैसी ही एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये अंडा जो है मुर्गी के शरीर में हर 24 घंटे में बनता है और रिलीज होता है। तो ये बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मनुष्यों में माहवारी होती है, तो ये मुर्गी की माहवारी हम कह सकते हैं। और आप कह रहे हो कि इसे खाने से ताकत आ रही है, तेरा बेड़ा अगर को इसे खाने से ताकत आएगी। अगर अंडा ही खाने से ताकत आ रही है तो मुर्गी को बीच में दलाल क्यों रख रहा है? सीधा नाली में चालू हो जा, क्योंकि मुर्गी तो नाली से प्रोटीन इकट्ठा कर रही है, उसे तैयार करके अंडे की फॉर्म में बना के तुझे दे रही है। इससे क्या आएगा? फिर कहता है, एक लड़का एक दिन खड़ा हुआ, ये घटना पूर्वी बिहार की है। एक लड़का खड़ा होकर कहता है मुझे कि ठीक है आचार्य जी, आपकी बात मान ली कि चने में प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है, मैं वो खाऊंगा, लेकिन मैं अंडा भी खाऊंगा। मुझे जहां से प्रोटीन मिलेगा मैं मांस भी खाऊंगा, मुझे जहां से प्रोटीन मिलेगा मैं वहां से खाऊंगा। मैंने कहा भाई अपनी बात पर टिकना और अपनी बात को छोड़ना मत। अपनी बात पर खड़े रहना कि जहां से प्रोटीन मिलेगा वहीं से प्रोटीन खाऊंगा। दालें भी खाऊंगा, शाक भी खाऊंगा, मांस भी खाऊंगा, और भी कहीं से मिलेगा प्रोटीन तो खाऊंगा। बोला हाँ पक्का खाऊंगा। मैंने कहा तो सुबह जब शौचालय में जाता है ना, तो जो शौच त्याग के आता है उसमें 8 से 9% प्रोटीन होता है। मेरी मत मानना, आजकल तो गूगल बाबा सब बता देते हैं, पूछ लेना। 8 से 9% प्रोटीन होता है उस शौचालय में जिसमें तू त्याग के आता है। खाएगा? तो कहता नहीं ये खाद्य नहीं है, ये भक्ष्य नहीं है। तो मैंने कहा बस मैं भी यही कह रहा हूं कि भोजन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक भक्ष्य एक अभक्ष्य। मांस, अंडा जैसी चीजें मनुष्य के लिए भक्ष्य की कोटि में नहीं आती, मनुष्य के लिए अभक्ष्य की कोटि में आती है। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि संसार में मांसाहारी लोग नहीं हैं या कभी नहीं थे। मैं तो ये भी नहीं मानता कि ऐसा कोई काल रहा हो जिस काल में प्रारंभिक, एकदम प्रारंभिक काल में जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई होगी उस काल को छोड़ के और कुछ समय के बाद निश्चित रूप से मांसाहारी लोग पैदा हो गए। क्योंकि हम तो राम जी के काल में देखते हैं कि विश्वामित्र गए और विश्वामित्र ने जाकर प्रार्थना की कि भाई हमारे यज्ञों की रक्षा करो, उसमें मांस फेंक देते हैं, मांस खा के हड्डियां फेंक देते हैं, खून फेंक देते हैं, यज्ञ खराब कर देते हैं हमारा। वो दशरथ के पास गए थे। तो राम जी के काल में भी अगर मांसाहारी लोग मौजूद थे, इसका मतलब मांसाहारी लोग सब समयों में, सब काल में, सब परिस्थिति में रहे हैं। तो मांसाहारी हैं इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और जो मांसाहारी खाना चाहते हैं वो खाएं भी, लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है। ठीक है, मेरा किसी पर कोई डंडा नहीं है।
ऐसी कोई मेरा प्रतिबंध हठ जिद नहीं है कि आप शाक ही खाएं, मांस बिल्कुल ना खाएं। आप खाएं मांस, लेकिन मांस आदर्श स्थिति नहीं है, आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आपको डिजाइन नहीं किया गया मांस खाने के लिए, इसलिए भी खराब होगा। डिजाइन नहीं किए जाने पे आप जानते ही हैं, गाड़ी दो तरह की होती है, एक डीजल से चलती है, एक पेट्रोल से चलती है। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में मैं डीजल डाल दूं और डीजल वाली गाड़ी में मैं पेट्रोल डाल दूं, तो उससे क्या होगा? इंजन खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बस ऐसी स्थिति हमारे शरीर की भी है। हमें डिजाइन किया गया है जिस फ्यूल के लिए, वो शाक है, वो मांस नहीं है। और आपने शाक के स्थान पे इसमें मांस डाला, तो वैसे ही इंजन बैठ जाएगा, चौक हो जाएगा, जैसे आपका इंजन बैठ जाता है गाड़ी का। इसीलिए मांस नहीं खाना चाहिए, मांस निषिद्ध है। दूसरा, कल किसी बहन ने बताया था, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई थी, कि भाई जब हम मांस खाते हैं तो मांस में बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, लेकिन इसमें जो प्राणी मर रहा है, उस मरते हुए प्राणी के भीतर भय के बहुत सारे रसायन उत्पन्न हो जाते हैं। भाई हम किसी को मारेंगे तो मान लो मुझे ही कोई मारे, तो मेरे अंदर भय तो उत्पन्न होगा। मेरी गर्दन पर कोई तलवार रखेगा तो भय उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और जब भय उत्पन्न होगा मेरे भीतर, तो वो भय एक रसायन के कारण हो रहा है। मेरे शरीर में जो संवेग, आवेग, संवेदनाएं सब उत्पन्न हो रहे हैं, उसके उत्पन्न होने के पीछे रासायनिक क्रियाएं काम करती हैं। मेरा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, मेरा पूरा का पूरा जो तंत्रिका तंत्र है, वो तंत्रिका तंत्र काम करता है, तब मेरे भीतर संवेद और आवेग उत्पन्न होते हैं। और इस तंत्रिका तंत्र के पीछे काम करता है रासायनिक क्रियाएं। आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि दो कोशिकाएं एक दूसरे से दूर होती हैं। तंत्रिका तंत्र जब पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम को पढ़िएगा, कोशिकाएं आपस में मिली हुई नहीं होती है, छूती नहीं है एक दूसरे को। उनमें जो सूचनाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होती हैं, उनके ट्रांसफर होने का तरीका केमिकल रिएक्शन के द्वारा है। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो अलग अलग चीजों को करने के लिए हमारे शरीर में अभिव्यक्ति उत्पन्न करते हैं। तो जो भय उत्पन्न हो रहा है, उस भय के पीछे भी कुछ रसायन, कुछ हार्मोन हैं। जब किसी पशु को हम मारते हैं, पक्षी को हम मारते हैं, उसके भीतर वो भय की चीजें पैदा होती हैं। और जब हम खाते हैं तो वो भय वाले रसायन उसके साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं, और हम भी कायर बन जाते हैं। इसलिए सामान्यतः जो लोग मांस खाते हैं वो कायर होते हैं, वीर नहीं होते। अच्छा, कोई कहे जी नहीं, हमने तो देखा है कि मांस खाने वाले लोग हत्याएं कर देते हैं। हत्या तो कर सकता है, मैंने कहा कायर होता है, हत्या तो कर सकता है। वो हत्यारा हो सकता है, क्रूर हो सकता है। वो जब उसका बल ज्यादा होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसका बल ज्यादा नहीं होगा ना, थोड़ी सी संख्या में होगा, और उसे लगेगा कि तेरे आसपास ये सारे लोग हैं, तो वो अभिवादन भी उन्हीं का करता है, राम राम साहब कह के जाएगा। तब वो बदमाशी नहीं करेगा, क्योंकि कायर है, वो जानता है इनकी ताकत अधिक है। आप हमें देखिए, हमारे लोग पश्चिमी प्रभाव में अपने आप को अग्रणी दिखाने के लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करने लगे, या फिर उनका सैल्यूटेशन अपनाने लगे, लेकिन डर कर नहीं अपनाते हैं, डर कर नहीं। पर अगर ऐसे कायरों को देखो, तो वो जब राम राम करता है तो वो डर के कारण ही कर रहा है, डर उसके भीतर उत्पन्न होता है। इसे एक और उदाहरण से समझेंगे, कि आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। अच्छा, महाराणा प्रताप को घास की रोटियां क्यों खानी पड़ी? महाराणा प्रताप क्षत्रिय, प्रबल क्षत्रिय, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वीर क्षत्रिय थे, और बड़े लंबे चौड़े थे, बड़े तकड़े थे, शरीर बहुत मजबूत था। अच्छा, उनका भाला, उनकी तलवार अद्भुत है, आज भी संग्रहालयों में रखी हुई है, बड़ी भारी है, आम आदमी आसानी से नहीं उठा पाता है, इतने भारी है वो। तो अगर उन्हें भूख लगती और उन्हें मांस ही खाना होता, तो क्या जंगल में मांस वाले पशु पक्षी मौजूद नहीं थे जिन्हें वो मार सकते? या उनके भाले और तलवार में बल नहीं था कि वो मार सकते? दोनों चीजें थी, फिर भी उन्होंने नहीं खाया, और उन्होंने घास की रोटियां खाई। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप जानते थे कि किसका क्या प्रभाव पड़ता है। देवार का एक युद्ध है, आप कभी उठाकर पढ़िएगा, भारतीय इतिहास की सबसे विभत्स हत्या इसके अंदर मौजूद है। दुनिया के युद्धक इतिहास की इससे विभत्स हत्या हो नहीं सकती। बहलोल खान 30,000 का लश्कर लेकर आया, महाराणा प्रताप के पास केवल 2,000 सिपाही थे, वो भी महीनों से, कभी रोटी मिली कभी नहीं मिली, जंग लगे हथियार, भूखे टूटे सिपाही, और बिल्कुल सूख चुके महाराणा प्रताप। बहलोल खान ने 30,000 का लश्कर लेकर हमला किया। अपने काल का बहलोल खान, जैसे आजकल वो खली खली है ना, बहुत लंबा चौड़ा आदमी, ऐसा बहलोल खान था। कहते हैं, ये थोड़ी अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन कहते हैं 8.5 फीट का बहलोल खान था। तो हो सकता है 8.5 फीट का न रहा हो, पर 7 फीट का रहा हो, 6.25 फीट का रहा हो, मतलब कहने का बहुत लंबा चौड़ा था।
और कहते हैं इतना भयानक हत्यारा था कि उसके नाम से मृत्यु तक कांपती थी, ऐसा भयानक हत्यारा था। उसने हमला किया और महाराणा प्रताप की उस टूटी हुई सेना ने उनका मुकाबला किया, तो क्या ही मुकाबला करते। थोड़ी ही देर में उनके सैनिकों को काट दिया गया। महाराणा प्रताप के 360-400 सिपाही बचे, लेकिन तभी एक 19-20 साल का लड़का, जिसका पिता, जिसका दादा महाराणा प्रताप प्रताप के साथ युद्ध करते हुए युद्ध में बलिदान हुए थे, उस बच्चे के पीछे से बहलोल खान ने तलवार से उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। महाराणा प्रताप ने दूर से इस दृश्य को देखा और उनकी आंखों से आग निकलने लगी, चिंगारियां छूटने लगी और शरीर के भीतर जितनी संवेदी आवेगी रसायन होंगे वो अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गए। साहस की सीमाएं पार करके दुस्साहस को भी पार कर गया और महाराणा प्रताप क्रोध में चेतक को एड़ लगाकर बहलोल खान की ओर दौड़े। कांपते हुए हाथों से भाला छूट गया, हाथ में भाला भी नहीं बचा। वहीं रास्ते में किसी मुगल सिपाही के हाथ से तलवार झपट ली और बहलोल खान के पास जाकर उसके सिर पर प्रहार किया। और इतिहास अतिशोक्तिपूर्ण वंचना करते हुए कहता है कि सिर से लेकर पांव तक नीचे तक घोड़े सहित 2 हिस्सों में बहलोल खान को चीर दिया। अगर मैं इसे अतिशोक्ति भी मानूं, तब भी सोचो, सिर पर प्रहार करके पेट तक चीर देना 2 हिस्सों में, ये कितना भयंकर प्रहार रहा होगा। और उसके बाद का दृश्य ये था कि 30,000 लोग भागे जा रहे हैं और उनके पीछे 250 लोग हाथ में चप्पल लेकर उन्हें दौड़ा रहे हैं। मांस खाने वाला व्यक्ति कायर होता है, ये इतिहास प्रमाण है इस बात का। हमने खूब देखा है इस बात को। और जिन्हें यकीन नहीं होता वो आज देख लें। एक पहलवान थे चंदगी राम, भारत में कभी मांस नहीं खाया चंदगी राम ने। उनके काल में चंदगी राम को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अब कोई यहाँ ये उदाहरण दे कि भाई दारा सिंह तो अंडे खाते थे, मांस खाते थे, ये फोगाट वोगाट जो हैं ये सब मांस खाते हैं। हाँ खाते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ कि ये मांस नहीं खाते, लेकिन मैंने वही कहा, ये आदर्श स्थिति नहीं है। और आपकी मानसिक और आपके शरीर के तंत्रिका तंत्र और आपकी किसी भी प्रकार की अवस्था पर ये अच्छा काम नहीं करती है। दूसरा, मांस जो होता है, वो मांस आप जैसे साधकों के लिए, कल कुछ लोगों ने बात कही थी कि साधकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तामसिक स्थितियां पैदा करता है और ऐसी स्थितियां पैदा करता है जिससे हानि पहुंचे, इसलिए मांस कभी नहीं खाना चाहिए। तो स्लोगन ये है कि संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, कभी ना खाओ मांस अंडे। मांस और अंडा कभी नहीं खाना चाहिए और दूसरे की थाली में झांकने का हमें खूब अधिकार है, हमें देखना चाहिए। मेरे पड़ोस के खेत में अगर बीमारी है तो ये बीमारी मेरे खेत में भी आ सकती है, इसीलिए मुझे पेस्टिसाइड छिड़कवा कर, चाहे अपनी जेब से पैसे खर्च करके पड़ोसी किसान को पैसे देने पड़े कि पेस्टिसाइड छिड़क और अपना खेत को साफ कर, चाहे मुझे जबरन करके उसके खेत को ठीक करवाना पड़े, क्योंकि नहीं करवाया तो ये बीमारी मेरे खेत में भी जरूर आएगी। इसलिए अपना खेत बचाने के लिए पड़ोसी का खेत बचाना जरूरी है। मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, ये हमारे लिए भक्ष्य में नहीं आता। अब बात आती है भक्ष्य में क्या आता है। तो भक्ष्य में खाद्य वनस्पतियां आती हैं। सब वनस्पतियां भक्ष्य नहीं होती। जैसे आप लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम यानी कवक, तो जो मशरूम है वो सब खाने लायक नहीं है। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, आप खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए सब नहीं खाए जाते। अब अगर सब कोई कहे कि वनस्पति खाने से वनस्पति तो खाद्य है, तो वनस्पति से बहुत चीजें तैयार होती हैं। वनस्पति से तो शराब तैयार होती है, लेकिन अगर आपने शराब खाई तो शराब भी नुकसान देगी, शराब को पिया तो शराब नुकसान देगी। अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। इनमें जो एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, इसे ही डाइल्यूट करके शराब बनाया जाता है। ये आपके शरीर में जाकर आपके पूरे नर्वस सिस्टम को जलाता है, आपके शरीर में इकट्ठी सारी संचित ऊर्जा को नष्ट कर देता है, आपके मन में मति भ्रम को उत्पन्न करता है, आपकी ज्ञानेंद्रियों को कमजोर करता है। आप आंख से ठीक से देख नहीं पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, नाक से सूंघ नहीं पाएंगे, जीभ से चख नहीं पाएंगे, त्वचा से स्पर्श नहीं ले पाएंगे। इसीलिए दुनिया में किसी भी संविधान में शराब पिए हुए व्यक्ति की गवाही को कचहरी में नहीं माना जाता, क्योंकि माना यह जाता है जो इसने देखा या जाना है वो इसने नहीं देखा या जाना, ये कुछ और ही भ्रम की स्थिति में रहा। शराब शाक से तैयार होती है लेकिन भक्ष्य नहीं है, इसीलिए केवल भक्ष्य और अभक्ष्य, इन 2 श्रेणियों में बांटकर जब आप भोजन को देखेंगे तो उससे लाभ होगा। ऐसे ही वनस्पतियों में तंबाकू है, तो तंबाकू भक्ष्य नहीं है, तंबाकू को नहीं खाते हम वनस्पतियों में और मांस में नहीं बांट रहे हैं, भक्ष्य और अभक्ष्य में बांट रहे हैं, इसलिए वनस्पतियां भी हमने कैंसिल कर दी। अब वनस्पतियों में अगर हम देखें तो वनस्पतियों में तंबाकू है, तंबाकू खाद्य बिल्कुल नहीं है, तंबाकू को छोड़ देना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तंबाकू खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये भी निकोटिन है या इसके साथ के आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सब हानि करती हैं। भांग क्या है? भांग वनस्पति है, लेकिन क्या उसे भक्ष्य में रखेंगे? नहीं, अभक्ष्य में आएगा, है ना। और एक बहुत बढ़िया चीज कल आभास जी ने बताई थी, वो पहले भी मैंने सुनी थी लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई कि भाई एक मुर्गे में किलो 2 किलो मांस होता है। अब इस किलो 2 किलो मांस को तैयार करने में मुर्गा अपने शरीर के भीतर जो वेट तैयार करता है वो दाने से तैयार करता है, दाना वनस्पति का ही है। 40-50 किलो, 35-40 किलो वनस्पति खा जाता है। इतनी वनस्पति खा के किलो 2 किलो मांस तैयार होता है। किलो 2 किलो मांस कितने लोगों की क्षुधा शांत कर सकता है? वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मांस इकोनॉमिकली भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। उतने लोगों का पेट नहीं भर सकता जितने लोगों का शाक भर सकता है। इसलिए मांस बहुत महंगी वस्तु है। और मांस पहले तो खाद्य नहीं है, फिर महंगा भी हो गया। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, खाना नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी ठीक नहीं है। अब बात आती है, यहाँ कुछ लोग आरोप लगाएंगे आप पर कि आप दूध पीते हैं, दूध शरीर के भीतर से आता है। तो ऐसा वो लोग कहेंगे जो दूध के संघटन को नहीं जानते। संगठन मतलब संगठन नहीं कह रहा हूं, संगठन। संगठन को जो नहीं जानते वो अगर देखेंगे तो उसके जो घटक हैं, उस घटन में जो अंदर घटक हैं, वो घटक क्या क्या हैं। तो दूध में एक होता है सॉलिड ब्राउन फैट, जिसे हम एसएनएफ बोलते हैं, कैल्शियम आदि। एक होता है फैट और एक होता है पानी। इसमें कोई कोशिका नहीं होती। मैं चुनौती देता हूं, दूध में कोई कोशिका नहीं होती। दूध में मांस, खून या किसी भी तरह की कोई कोशिका नहीं होती। फिर दूध क्या है? दूध स्राव है। जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्राव निकलता है, पेंक्रियास से स्राव निकलता है, यकृत से स्राव निकलता है, ऐसे ही मेरी माँ की स्तन ग्रंथि, हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं। कुछ बहिस्रावी होती हैं, कुछ अंतःस्रावी स्रावी होती हैं। बहिस्रावी वो होती हैं जो अपनी अपने तंत्र का इस्तेमाल न करके अपने स्राव को फैलाती हैं, कुछ अपने ही तंत्र का इस्तेमाल करके स्राव को फैलाती हैं। ऐसे ही मेरी माँ की एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं स्तन ग्रंथि। ये स्तन ग्रंथि का स्राव है, ना कि ये खून है मांस है। इसलिए दूध को ना तो हम शाकाहार में रखते हैं ना तो मांसाहार में। दूध के लिए वेद अलग से एक स्पष्ट शब्द देता है और वो है दुग्धाहार। दूध न मांसाहार है न शाकाहार है, दूध दुग्धाहार है। और दूध पीना चाहिए। किसी अन्य बंधु ने एक बहुत बढ़िया बात दूध के संबंध में कही थी कि जो लोग दूध के विरोधी हैं वो मूर्ख गाय के और पशुओं के विरोधी हैं, वो मूर्ख इकोसिस्टम के विरोधी हैं, वो प्रकृति के विरोधी हैं। क्योंकि दूध, वो कहते हैं जी बछड़े का दूध आपने पी लिया, बेचारा बछड़ा क्या पिएगा, ये तो आपने हिंसा कर दी। अरे भाई, बछड़ा किलो आध किलो दूध पीता है, 2 किलो दूध पी लेगा। और गाय दे रही है 20 किलो दूध, तो वो बाकी का दूध किसके लिए पैदा हुआ? गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है। ये बचपन से पढ़ते चले आए तब भी बात समझ में नहीं आती। गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है, एक पालतू पशु है। पालतू पशु का मतलब ये होता है ये घरेलू पशु है। ये मनुष्य के बीच में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। आप अगर इस घर वाली गाय को उठाकर जंगल में छोड़ आए तो आप पाएंगे जंगल में रहती नहीं है, वापस मनुष्यों के बीच में आ जाती है, सारा दिन यहीं बिचरेगी। आजकल जिन्हें आवारा पशु कहा जा रहा है, वो देशी गाय, वो गाय, वो डोमेस्टिक एनिमल है। हाँ, ये आवारा पशु कहना जो है एक प्रकार का षड्यंत्र है। अब देखेंगे अगर सावधानी से तो कैसे षड्यंत्र में तब्दील किया गया है। देसी कुत्ता, आवारा कुत्ता। देसी गाय, आवारा गाय। और कुछ दिन बाद ऐसे ही करते करते कहेंगे देसी आदमी, आवारा आदमी। देसी संस्कृति, आवारा संस्कृति। देसी खान पान, आवारा खान पान। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से बचने का प्रयास करें। गाय बालक का माता पिता की तरह पोषण करती है, इसलिए श्रद्धा के कारण बहुत सारे लोग गाय को माँ भी कहते हैं। गाय हमें दूध देती है, इस दूध से कितने लोगों का पेट भरता है। ऋषि दयानंद ने तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को इसी पर खड़ा करके दिखाया। और दुनिया में सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखी एक ही पुस्तक है, गौ करुणा निधि के नाम से। ये पुस्तक लिखी है गौ करुणा निधि। और इसमें बताया कि एक गाय लाखों लोगों का पालन पोषण करती है केवल अपने दूध के माध्यम से। इसलिए दूध जो है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है और दूध हमें पीना चाहिए, दूध से हमें लाभ पहुंचता है। दूध मांसाहार में नहीं आता, मांस में से रिस्कर भी नहीं आता है। एक रिस्कर भी नहीं आता है। दूध मांस नहीं है, खून नहीं है, कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे 7:50 पे एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते आप सभी।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न